डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एएफएम। बच्चों, हमने पहले अध्याय में देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। आज हम उनसे आगे वाली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन एवं संपत्ति के वितरण में असमानता। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पे धन और संपत्ति के वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता है। जो पैसा है वह कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है और कुछ लोग बिल्कुल गरीब हैं। यानी कि कुछ लोग तो झोंपड़ियों में ऋण में रहते हैं और कुछ लोगों के पास इतनी गगन चुभती हुई बिल्डिंग है। यानी कि जो 10% लोग हैं उनके पास 57% के करीब संपत्ति के मालिक हैं और जो बाकी लोग हैं वो 1% भवन में ही 1% ही उनके पास है। यानी कि किसानों के पास भूमि 1 हेक्टर से भी कम है और जो साहूकार लोग हैं या वैसे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बेनामी संपत्ति बहुत ज़्यादा है जो उनकी कमाई का साधन बनती है। यानी कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और ये खाई दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। शहरों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है और गाँवों में भी देखने को मिलती है। गाँव में अब देखेंगे कि जो साहूकार महाजन है उन्हीं के खेतों में और लोग मजदूरी और ये सब करने में लगे रहते हैं, यानी कि गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। ऐसे ही शहरों में कुछ लोग झोपड़ी में इनमें रहते हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और आलीशान मकानों में रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरीके की कर व्यवस्था करे जिससे ये संपत्ति का वितरण है, धन का वितरण है, उसमें जो असमानता है वो कम हो सके। नेक्स्ट है नई तकनीकी का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के क्षेत्र में अधिकांशतः पुरानी तकनीकों और यंत्रों का उपयोग किया जाता है। भारत में कृषि में, उद्योगों में, परिवहन के साधनों में सब परंपरागत तकनीकी है। उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन वाला खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने से उसकी लागत ज़्यादा आती है। आधुनिक तकनीकी अपनाने में भारत में मेन बाधा ये है कि यहाँ पूंजी का अभाव है और पूंजी कम होने के कारण हम नई नई तकनीकियों का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जो नई तकनीकी है वो विदेशों से आयात करनी पड़ती है, हमारे यहाँ तो है नहीं। और उस चक्कर में हमें बहुत सारा पैसा विदेशों को पेमेंट करना पड़ता है और वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ पूंजी का अभाव है और पूंजी निर्माण की गति भी धीमी है। और हम इस वजह से हमारी लागत अधिक होने की वजह से हम प्रतिस्पर्धा यानी कि विदेशों से कंपटीशन भी नहीं कर पाते हैं। परिवहन और संचार के साधनों का अभाव है, वही पुरानी तकनीकी है और गाँव में तो हर कोई गांव अभी सड़क से भी नहीं जुड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर सड़कें काफ़ी बन गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत से गांव ऐसे हैं वे अब भी मेन उससे जुड़े हुए नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट पुराना है, उसको लाने ले जाने सामान को, कई सामान तो ऐसे हैं कि रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। संचार की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है जिससे एक दूसरे से दूसरी जगह समाचार देने, सूचना देने में हालांकि काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हो रही है। यानी कि जो परिवहन के साधन प्रॉपर नहीं होने के कारण जो कच्चा माल है वो सही समय पर फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाता और इस कारण से उसका उत्पादन सही समय पर संभव नहीं हो पाता है। ऐसे इसलिए गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों से जोड़ा जाए जिससे कि जो हमारे जो कृषि के उत्पादक उनमें जो उत्पादन होते हैं साधन, उनका सही समय पर उपयोग और सही तरीके से किया जा सके। असंतुलित विकास। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से 2 वर्षों को छोड़कर हमारे देश का विदेशी व्यापार असंतुलित ही रहा है। हम निर्यात बहुत कम करते हैं और आयात बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह से जो हमारी बहुत सारी पूंजी होती है वो आयात करने वाली वस्तुओं को भुगतान करने में ही चली जाती है और हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। उदारीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण आत्मनिर्भरता को लक्ष्य को हम छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो हमारा बजट है वो भी घाटे का ही
बन रहा है और राजकोषीय घाटा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। संतुलित औद्योगिक विकास, आप देखेंगे कि जो औद्योगिक विकास हो रहा है इंडिया में वो क्षेत्र विशेष का हो रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि गुजरात है और ये पश्चिमी बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ इकट्ठी हो गई हैं, जबकि राजस्थान, जम्मू इस जगह कोई भी औद्योगिक इकाई या कम औद्योगिक इकाई होने के कारण यहाँ के लोगों को काम ही नहीं मिलता है, उन्हें इधर से उधर भागना पड़ता है। उसके कारण कोई क्षेत्र विशेष तो बहुत ज़्यादा डेवलप रह जाता है, बाकी और क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाते हैं। और अब तो आपने देख रहे हैं कि लघु और कुटीर उद्योग धंधे भी बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण औद्योगिक विषमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए सरकार की इस तरीके से नीति बनानी चाहिए जिससे हर क्षेत्र का विकास हो सके और लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन नहीं करें, क्योंकि जब एक लोगों को वहीं काम मिल जाएगा तो वह एक जगह से दूसरी जगह पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि अपना घर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अगर उसे वो वहीं पर ही वो सब चीज़ काम मिल जाएंगे तो वो इधर से उधर जाना ही नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। इसीलिए विकास इस तरीके का होना चाहिए कि उधर विकास होगा तो उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है संपन्नता में दरिद्रता। भारत प्राकृतिक साधनों से संपन्न है, उसमें प्राकृतिक साधनों की कोई भी कमी नहीं है, यानी कि वो भारत एक समृद्धशाली देश होते हुए भी गरीब देशों की उसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्नत भौगोलिक स्थिति है। हमारे पानी खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में, विस्तृत क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान है, अपार जनसंपत्ति है, विज्ञान संपदा है, खनिज संपदा है हमारे यहाँ। और आप देखेंगे कि विशाल मानव शक्ति भी है, अनुकूल जलवायु भी है, तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं हमारे यहाँ, उपयोगी पशु संपदा भी है, लेकिन उन सब का यूज़ ढंग से नहीं किया जाता है। तो इस वजह से हमारा देश संपन्न होते हुए भी गरीब बना हुआ है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम है, राष्ट्रीय आय कम है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन स्तर उच्च नहीं है और वो निरंतरता का कुछ चक्र चलता ही जा रहा है। इसीलिए प्राकृतिक साधनों का पूर्ण यूज़ कर हम अपनी संपन्नता को बढ़ा सकते हैं और दरिद्रता को कम कर सकते हैं। इसलिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसके लिए प्रयास करने चाहिए। बाजार की अपूर्णता, अल्पविकसित देशों में बाजार पूर्णतः डेवलप नहीं है, यानी कि श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने के लिए जाते हैं और इससे उनको वहाँ क्योंकि काम नहीं मिलता, उनकी जो प्रॉपर होती है वो मांग के अनुसार उनकी पूर्ति नहीं हो पाती या पूर्ति के अनुसार मांग नहीं हो पाती, तो इससे जहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाती और बाजार में हर चीज़ का अभाव बना रहता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाले साधन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने की सोचते हैं, जबकि कुछ साधन ऐसे होते हैं कि वो पलायन चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अभाव है बाजार में, जो वस्तुएं अवेलेबल होनी चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती हैं। नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था, यहाँ का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही जो भी विकास हो रहा है वो पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती है, उसके अंदर कृषि पर, शिक्षा पर, उद्योग पर, किस किस क्षेत्र पर कितना कितना खर्च करना है ये डिसाइड कर फिर उस हिसाब से 1 ईयर की योजना बनाकर खर्च किया जाता है। और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी भी है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत में निर्यात कम और आयात ज़्यादा होने के कारण हमारा जो बजट है वो हरदम घाटे की स्थिति में ही
रहता है। और जो घाटे की स्थिति में बजट लगातार रहता है तो कर्जदार बनता जाता है, और कर्जदार बनने से क्या, जो विदेश है उनसे भी हमें हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि जब लगातार आपका घाटा का बजट बन रहा है तो इससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी स्थिति खराब होती है। और घाटे का सहारा लेकर बार बार घाटे का बजट बनाना, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक नहीं है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार, वसूली, सरकारी फिजूल खर्च भी बजट के घाटे का कारण है, जिससे मूल्यवर्धि, मिलावट और ये रिश्वतखोरी, चोर बाजारी ये ज़्यादा बढ़ती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि जो बजट है उसको सरप्लस में करने की कोशिश करें। युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था, हमारे जो बॉर्डर वाले, सीमा वाले देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, इन सबसे हमें हमेशा युद्ध की आशंका बनी हुई होती है। इस वजह से जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो भी गोला बारूद है, सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, सबकी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है कि कब हमारा पड़ोसी देश हमारे ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए जो देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो इन चीज़ों में हो जाता है, और देश का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है विदेशी सहयोग पर निर्भरता। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पूंजी का अभाव है, और पूंजी की निर्माण गति भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हर चीज़ के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमें आधुनिक तकनीकी और इन सबों का आयात विदेशों से ही करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन कम लागत पर कर सकें। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे विश्व बैंक के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनसे भी हम विदेशी ऋण लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भुगतान संतुलन है वो सही बना रहे। अतः आप देखेंगे कि भारत संपन्न देश होते हुए भी गरीब बना हुआ है, यानी कि घाटे की व्यवस्था है। अब आप देखेंगे मानसून पर निर्भरता, भारत में क्या है कि जो कृषि है पूर्णतः मानसून पर ही निर्भर है। अगर मानसून अच्छा हो जाता है, फसल अच्छी हो जाती है, तो हमारा किसान खुशहाल रहता है, और किसान खुशहाल रहता है तो हमारी इकोनॉमी अपना डल होती है। और वैसे भी जो कृषि में प्रोडक्शन होता है उसका जीडीपी में 18% के करीब योगदान है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। हमने देखा होगा कि 20 के करीब ये विशेषताएं हैं, 20 के करीब। तो आप इसीलिए इसको 2 में मैंने आपको बताया। तो आपने देखा होगा कि इसमें आप घाटे की व्यवस्था है, नियोजित अर्थव्यवस्था है, विदेशी सहयोग है, मानसून पे निर्भरता है, आपका घाटे का बजट बन रहा है, जीवन स्तर निम्न है, लोगों का पूंजी का अभाव है, धन संपत्ति का वितरण में समानता है, प्रति व्यक्ति आय कम है, जीडीपी कम है। अगर इन सब में इम्प्रूवमेंट किया जाए सरकार के सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से, तो हम विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं।